तो नमस्कार दोस्तों, आज का विषय बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत ही रोचक इंटरेस्टेड है। अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है, कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो कुछ समय बाद जिस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है वही व्यक्ति हमसे कहने लगता है कि समझौता कर लो और इस मुकदमे को यहीं खत्म कर दें। 99% ऐसा होता है। बाद में व्यक्ति कहता है कि मैंने बहकावे में, लोगों के समझाने पर, उकसावे में या जिद में आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था, अब इसको चलो यहीं खत्म करा देते हैं। तो या तो सबसे पहले विवेचक के पास सूचना जाती है कि साहब अब हम लोग ये मुकदमा नहीं लड़ेंगे, इसको यहीं खत्म कर दीजिए। पुलिस 99% जैसे ही आपकी समझौते की बात होती है तो आरोप पत्र निश्चित प्रेषित कर देती है। क्यों? क्योंकि आप लड़े, दो लोगों में झगड़ा हुआ। अब दो लोगों में झगड़ा हुआ, जैसे ही आपने एफआईआर दर्ज कराई तो पूरी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। पुलिस के कागज खर्च होते हैं, पुलिस को वेतन सरकार देती है, सरकार भी एक्टिव हो जाती है। पति पत्नी का मामला है तो मध्यस्थता प्रारंभ हो जाती है, वकीलों की स्थिति आवश्यकता पड़ जाती है, सो एंड सो कई लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आरोप पत्र आपका न्यायालय में पहुंच गया है तो आज मैं आपको सीआरपीसी की और जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिनमें उन धाराओं पर जिन पर आप बिल्कुल आपका राइट बनता है समझौते करने का, आप आराम से समझौता कर सकते हो। समझौता कौन करेगा, किसका समझौता मान्य होगा, यह भी मैं बताता हूं। दोस्तों, पूरा एक एक मुकदमे का विवरण बताता हूं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप इसको बहुत गौर से देख लें। अगर आपका मुकदमा इन धाराओं में है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप उस व्यक्ति से समझौता कर लें जिस व्यक्ति को मैं इसमें बता रहा हूं। जैसे मैं धारावाहिक बताता हूं दोस्तों, चूंकि ये जो मामला है ये पहले सीआरपीसी में धारा 320 हुआ करती थी। धारा 320 हुआ करती थी। धारा 320 का अर्थ होता था कि उसमें एक सूची दी हुई होती थी और वो सूची उन अपराधों के बारे में होती थी जो अपराध समनीय प्रकृति के हैं। समनीय का मतलब होता है समाप्त करने वाले, कंपाउंडेबल जिसको कहते हैं, क्षमा योग्य, माने समन कर दिया गया। तो अब उसकी जगह बीएनएसएस में धारा आ गई है 359। इस धारा में वो सारे अपराध जो समनीय प्रकृति के हैं, कंपाउंडेबल हैं, बिना न्यायालय की अनुमति के आप समझौता कर सकते हैं। कौन कौन है जरा देखते हैं। पहला अपराध है, अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को बहला फुसलाकर ले गया है और अपने पास उसने निरुद्ध रखा है उसे, इस पर धारा लागू होती 84 बीएनएस की। तो इस धारा में आपके खिलाफ मुकदमा है तो आपसे कौन समझौता करेगा? पता चला कि दूसरे लोग बात कर रहे हैं, या तो वो स्वयं महिला या उस महिला का पति। इसमें आपको कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वो लिख करके देगा, कोर्ट में दाखिल करिए, वहां उसके बयान करा दीजिए, मुकदमा खत्म। दूसरा, स्वेच्छया उपहति कारित करना। उपहति माने होता है चोट। जैसे कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर अपनी स्वेच्छा से चोट कारित कर देता है, आपको मारता है, आपकी चोट लग जाती है, जो पहले 324 हुआ करती थी। ये धारा 115 सब सेक्शन 2 है बीएनएसएस में, बीएनएस की धारा है। सॉरी, जो धाराएं मैं बता रहा हूं ये समनीय प्रकृति है। ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धाराएं हैं। और समनीय कहां से हैं? ये बीएनएसएस में बताया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो प्रोसीजर है उसकी धारा 359 में मतलब एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें वो व्यक्ति समझौता कर सकता है जिसके चोट लगी हो, जिसको उपहति कारित हुई हो। इसके अलावा कोई, अब क्यों बता रहा हूं, मान लेते हैं किसी लड़के को चोट लगी है, पिता ने मुकदमा दर्ज करा दिया, वादी मुकदमा पिता है, तो आप पिता से अगर कोई समझौता कराना चाहते हैं तो वो समझौता मान्य नहीं होगा। इसमें समझौता कौन करेगा? वो पुत्र, उसका जो चोटिल था, माने चोटिल जो है उसको पावर दिया गया है। तीसरा, प्रकोपन पर स्वेच्छया उपहति कारित करना। प्रकोपन का मतलब होता है आपको कोई चिढ़ाता है
या आप ऐसी कोई घटना देख लेते हैं जिसके बाद आप आपा खो देते हैं और किसी के साथ मारपीट कर देते हैं, उससे उसको चोट आ जाती है। ये धारा 122 सब सेक्शन 1 है बीएनएस की। इसमें वो व्यक्ति समझौता करेगा जिसको उपाहति कारित हुई। इस धारा में समझौता हो सकता है 122(1) में। अब एक और धारा है गंभीर और अचानक प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहत कारित करना। यह धारा 122(2) है। इसमें भी वही व्यक्ति आपसे समझौता कर सकता है जिसको उपहत मानी चोट लगी है, जिसके चोट कारित हुई है। तो इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आम जनता द्वारा नहीं, जैसे उपहत शब्द कहीं नहीं बोला जाता है, ये लीगल वर्ड है। इसको मैं इसीलिए बता देता हूं तो कि आम लोग इसको समझ सकें। और मेरा ये वीडियो देख के आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मेरा वीडियो बनाना बेकार है, इसलिए दोस्तों बताता हूं। अगला अपराध है किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध या परिरोध। अब इसको गौर से समझ लेते हैं, अवरोध और परिरोध क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आपने उसको घेर लिया, घेरे खड़े हैं, और ये अक्सर होता है सड़कों पर या कहीं रास्ते में या कहीं किसी घर के अंदर किसी को पकड़ लाए और निरुद्ध कर दिया, और वो इलीगल है, इलीगल डिटेंशन जिसको कहते हैं। तो ये बदमाशों द्वारा होता है या किसी पब्लिक द्वारा भी होता है, पुलिस द्वारा भी होता है। तो ऐसी स्थिति में इसमें दो धाराएं बनती हैं। सदोष अवरोध की धारा है 126(2) और सदोष परिरोध की धारा है 127(2). अवरोध का मतलब होता है रोकना और परिरोध का मतलब होता है किसी एक आकृति या एक एरिया के अंदर उसको डिटेन कर देना। जैसे बहुत बड़ी बाउंड्री के अंदर 10 लोग बंद कर दिए जाए और बाहर कोई पहरा देता रहे कि निकलने नहीं देंगे, तो अवरोध है। और कोई सड़क पे जा रहा था, उसको वहीं रोक दिया, पकड़ लिया, तो वो अवरोध है, वो परिरोध है। तो इसमें वो व्यक्ति समझौता करेगा जिसको अवरोधित किया गया या परिरोध किया गया। माने ऐसे में मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति मुकदमा लिखा देता है, कोई भी व्यक्ति जिसको किसी अपराध की जानकारी है वो मुकदमा लिखा सकता है। लेकिन समझौता कौन करेगा? जिसके साथ परिरोध हुआ था या जो अवरोध में रखा गया था। अगला देखते हैं, इन समझौतों में किसी प्रकार की कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। ये समझौता आपका राइट है। एक्यूज्ड और वादी अगर दोनों मिल गए हैं, विक्टिम, तो वो समझौता कर लेंगे, कोर्ट में दाखिल करेंगे, बयान देंगे, घर आ जाएंगे। कोई दोष सिद्ध नहीं, कोई मुकदमा नहीं चलेगा आगे। मैं दावा करता हूं, गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये प्रोसीजर है। अगला है किसी व्यक्ति का 3 या अधिक दिनों के लिए सदोष परिरोध। जैसे मान लीजिए किसी को पकड़ लिया गया और 3 दिन उसको बंद रखा गया। सदोष परिरोध माने दोष के साथ। अगर एक्चुअल परिरोध है, जैसे जेल में कोई बंद है, कोई कहते हैं मुकदमा लाएंगे, पहले उसको पढ़िएगा। सदोष परिरोध का मतलब होता है दोष के साथ आपको रोकना। जैसे कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को पकड़ता है तो वो लीगल है, और जब वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाता है तो वो सदोष इलीगल डिटेंशन हो जाता है, इलीगल है, उस पर यह धारा लागू हो जाएगी। तो जब 3 दिन से अधिक के लिए रखता है तो वो धारा 127(3) होती है। तो जो व्यक्ति परिरुद्ध हुआ है वो समझौता कर सकता है, मुकदमा खत्म कर सकता है। किसी व्यक्ति को 10 दिनों या उससे अधिक के लिए सदोष परिरोध करना, यह धारा 127(4) है। इसमें भी परिरुद्ध व्यक्ति ऑलरेडी समझौता कर सकता है। किसी व्यक्ति का गुप्त स्थान में सदोष परिरोध, वो स्थान ही नहीं पता है, कहीं गुप्त जगह ले जाकर के बंद कर दिया है, जो किडनैपिंग जैसी स्थिति आ गई, तो वो 127(6) है। इसमें भी परिरुद्ध व्यक्ति जो है वो समझौता कर सकता है। अब हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ये दोस्तों मैं नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि अगर आपके सीआरपीसी और आईपीसी के मामले हैं तो भी आप समझ जाएं कि वो कहां से गवर्न है, इनमें समझौता हो सकता है। ये 3 धाराएं हैं, 131, 133 और 136। तो वह व्यक्ति जिस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया वो जब चाहे समझौता कर सकता है। समझौते का मतलब उसने आपको माफ कर दिया, उसने माफ कर दिया और आप लोग आपस में मिलने जुलने लगे और जाकर के आपने कोर्ट में लिख करके दिला दिया, काम खत्म हो गया, आप घर आ जाइए। अगला है किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए विमर्शित आशय से शब्द उच्चारित करना, यह धारा 302 है। वह व्यक्ति जिसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाना आशित हो वो व्यक्ति आपसे समझौता कर सकता है और मुकदमा खत्म हो जाएगा। चोरी, धारा 303 सब सेक्शन 2, जिस व्यक्ति की संपत्ति चुराई गई है उस संपत्ति का स्वामी जब चाहे तो आपसे कंप्रोमाइज करके मुकदमा खत्म करा सकता है, और ये आपका राइट है, उसका भी राइट है। इसमें कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। अगला है
संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, धारा 314। तो जिस व्यक्ति की दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी जब चाहे मुकदमा खत्म, कंप्रोमाइज आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। कोर्ट के परमिशन की आवश्यकता नहीं है, मानी कोर्ट से परमिशन नहीं लेनी कि हम समझौता करना चाहते, साहब हमारा कर दीजिए। आप जाइए एज ए राइट कहिएगा कि सर हम समझौता ले आए हैं और इसको कंप्रोमाइज करके निपटाना चाहते हैं, निपट गया। बाहक घाटमाल आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग, इसका मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को आपने कोई चीज ले जाने के लिए दी है, वाहक माने ले जाने वाला, वो व्यक्ति अगर आपकी उस संपत्ति को अपने में दुर्विनियोग कर लेता, अपने में सम्मिलित कर लेता है, तो धारा 314 लागू होती है। दुर्विनियोजित संपत्ति का स्वामी चाहे तो समझौता कभी भी किसी स्टेज पर कर सकता है। नहीं, इसमें धारा 316 3 लागू होती है, और ऐसा संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया, वो जब चाहे तब आपसे समझौता कर सकता है। चुराई हुई संपत्ति को उसे चुराई हुई संपत्ति जानते हुए बेईमानी से प्राप्त करना, ये धारा 317 2 है। जिस व्यक्ति की संपत्ति चुराई गई है उसका स्वामी जब चाहे आपसे समझौता, एक समझौता नामा लिख करके दे दे, काम खत्म हो गया। चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है छिपाने में या व्यवहित करने में सहायता करना। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो चोरी की है, आप जानते हैं चोरी की है, लेकिन उसको छिपाने में आप हेल्प कर रहे हैं, अपने घर में रखवा लेते हैं या कहीं जाकर के रखवा देते हैं। 317 5 सेक्शन बनता है बीएनएस का, और चुराई हुई संपत्ति का स्वामी जब चाहे तो एक समझौता द्वारा उस मामले को खत्म करा सकता है। अगला मामला है छल, जिसको कहते हैं चीटिंग। धारा 318 सब सेक्शन 2 है। कहा गया है कि वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया कभी भी इस मामले में समझौता कर सकता है और मुकदमा आपका खत्म हो जाएगा। अब एक होता है प्रतिरूपण वाला द्वारा छल, चीटिंग बाई पर्सोनेशन, धारा 319 सब सेक्शन 2। वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया कभी भी उस मुकदमे को खत्म करा सकता है। दोस्तों अगला है कि लेनदारों में वितरण निवारित करने के लिए संपत्ति आदि का कपट पूर्वक अपसारण या छिपाना। बहुत सारे लेनदार हैं, आपकी प्रॉपर्टी से ही वो लेनदारी पूरी होगी, आप उनकी लेनदारी से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी को छिपाते हैं या बेच देते हैं या अपसार कर देते हैं। अपसार करने का मतलब होता है कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, धारा 320 बनती है। तो उससे प्रभावित जो भी लेनदार हैं वो समझौता करके मुकदमा खत्म करा सकते हैं। अपराधी को अपने को शोध ऋण की मांग का लेनदारों के लिए उपलब्ध किया जाना, कपट पूर्वक निवारित करना, धारा 321। इसमें भी जो लेनदार है वो धारा 322 में भी, धारा 323 में भी संपत्ति का कपट पूर्वक अपसारण या छिपाया जाना, उससे जो भी प्रभावित व्यक्ति हैं वो जब चाहे समझौता कर सकते हैं। अब रिस्ट, जब कारित हानि का नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है, सरकार को नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन को आप मिसचीफ करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, धारा 324 2, धारा 324 4। तो वह व्यक्ति जिसे हानि या नुकसान हुआ है वो आपका कभी भी मुकदमे में समझौता करके खत्म कर सकता है। जीव जंतु का वध करने या उसे विकलांग करने के लिए रिस्ट, धारा 325 बीएनएस की है। इसमें जो जीव जंतु का स्वामी है वो जब चाहे तो आपसे समझौता कर सकता है, मुकदमा खत्म हो जाएगा। अगला है सिंचन संकर्म को क्षति करने या जल को दोषपूर्वक मोड़ने के लिए रिस्ट, जब उससे कारित हानि का नुकसान केवल प्राइवेट व्यक्ति को हुई हानि या नुकसान है, धारा 326 का। तो वह व्यक्ति जिसे नुकसान या हानि हुई है वो आपसे समझौता करके मुकदमा खत्म कर सकता है, और ये आपका राइट है। अगला है आपराधिक अतिचार माने क्रिमिनल ट्रेसपास, 329 3 है। वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया, माने जो पहले 452 होता था, आप किसी के घर में घुस जाते हैं और जिस व्यक्ति के आप घर में घुस जाते हैं उस व्यक्ति द्वारा अगर चाहा जाए तो चूंकि वो मालिक है तो वो कभी भी आपसे समझौता करके मुकदमा खत्म कर सकता है। फिर अगला है गृह अतिचार, जिसको कहते हैं हाउस ट्रेसपास, 329 4। तो वह व्यक्ति जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है जिस पर अतिचार किया गया है वो आपसे कभी भी समझौता कर सकता है। कारावास से दंडनीय अपराध को जो चोरी से भिन्न करते हुए गृह अतिचार, 332 गा। वह व्यक्ति जिसका गृह पर कब्जा है जिसके साथ अतिचार किया गया है। फिर मिथ्या व्यापार या संपत्ति चिन्ह का उपयोग, धारा 345 3। वह व्यक्ति जिसे ऐसे उपयोग या हानि से क्षति कारित हुई है वो जब चाहे तो आपके मुकदमे को समझौते से खत्म करा सकता है।
अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संपत्ति चिन्ह का कूटकरण, जैसे कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी मार्क होता है जिसका आप कूटकरण करके स्वयं यूज करते हैं। धारा 347(1), तो जिस व्यक्ति को ऐसे उपयोग से हानि या क्षति कारित हुई है वो जब चाहे तो आपसे समझौता करके, भाई आप माफी मांग लेते हैं या और कोई बात हो जाती है आपकी, तो वो समझौता करके मुकदमा खत्म करा सकता है। अगला है कूटकृत संपत्ति चिन्ह के साथ चिन्हित माल का विक्रय, जैसे आप कोई गलत ट्रेडमार्क लगा करके और माल को बेच देते हैं, उसमें जिसके ऐसे उपयोग से जिसको हानि हुई है वो व्यक्ति आपके साथ कभी भी समझौता करके मुकदमा खत्म करा सकता है। धारा 349 है ये। अगला है क्रिमिनल इंटीमिडेशन, माने आपराधिक अभित्रास, धारा 351(2) और धारा 351(3). इसमें जिस व्यक्ति के साथ ये किया गया है वो व्यक्ति जब चाहे तो खत्म करा सकता है। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं, आप अपनी अगर कोई FIR है या चार्जशीट है उसमें ये धारा मिलान कर लें। अगर इनमें से कोई है तो उस व्यक्ति से, जो वादी है या जो विक्टिम है, उससे संपर्क करें, हो सकता है आपकी बात बन जाए। ये भी एक तरीका है। पहले जमाने में महाभारत युद्ध में या इससे और पहले यही तरीका हुआ करता था, बीच में मध्यस्थता होती थी और मुकदमे या बात समझौते होने का प्रयास होते थे, निपट भी जाते थे। अगला है लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान, धारा 352। इसमें जो व्यक्ति अपमानित हुआ है वो जब चाहे तब आपके मुकदमे को खत्म करा सकता है। किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह देवी या प्रसाद का भाजन करेगा, कराया गया कार्य, धारा 354 है। वह व्यक्ति जिसे उत्प्रेरित किया गया उस व्यक्ति द्वारा कभी भी समझौता किया जा सकता है। दोस्तों 356(2), इसमें भी वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई, इसमें यह है कि किसी व्यक्ति की मानहानि अगर की गई है तो वो व्यक्ति जब चाहे तो मुकदमा आपका खत्म करा सकता है। मानहानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कीर्ण करना, माने ऐसी बात जो मानहानिकारक है, माने मिथ्या है, झूठी है, आप उसको मुद्रित करते हैं, प्रकाशित करते हैं, धारा 356(3) है। तो जिसकी मानहानि की गई वो आपका मुकदमा खत्म करा सकता है। सेवा संविदा का आपराधिक भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, धारा 357 है। वह व्यक्ति जिसके साथ अपराधी ने संविदा की है वो जब चाहे तो आपका मामला समाप्त करवा सकता है। अच्छा, अब अगला जो मैं बताना चाहता हूं, दोस्तों ये जो लिस्ट थी, ये लिस्ट अब आपकी समाप्त हो गई है। इस लिस्ट में केवल वो अपराध हैं जिनका शमन या जिनका समाप्त करना आपका राइट है। अब मैं वो कुछ अपराध बताना चाहता हूं जिसमें न्यायालय की अनुज्ञा से, माने कोर्ट आपको परमिट करेगा तभी आप समझौता कर सकते हैं। वो भी मैं बता देता हूं, वो कम है, इनमें कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है। 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13 अपराध ऐसे हैं जिसमें बाई द परमिशन ऑफ कोर्ट आप इनको खत्म करा सकते हैं वहीं पर। अब देखिएगा सेक्शन 79, शब्द, अंग, विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। तो जो महिला जिसका अनादर किया गया या जिसकी एकांतता का अतिक्रमण किया गया था, वो महिला जब चाहे तब आपके मामले में समझौता करके और वो मामला खत्म करा सकती है। अगला, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, दुविवाह जिसको कहते हैं, धारा 82(1). ऐसा विवाह करने वाले व्यक्ति का पति या पत्नी जब चाहे तो आपका मुकदमा खत्म करा सकता है। गर्भपात कारित करना, सेक्शन 88। वह महिला जिसका गर्भपात किया गया है वो जब चाहे तो आपका मामला खत्म करा सकती है। स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना, धारा 117(2). वह व्यक्ति जिसे उपहत कारित की गई थी वो न्यायालय की अनुज्ञा से, माने द परमिशन ऑफ द कोर्ट, आपका मामला खत्म हो सकता है, माने उसी ट्रायल कोर्ट से। उतावलेपन और उपेक्षा से किसी कार द्वारा उपहत कारित करना जिससे मानव जीवन या दूसरों की वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, धारा 125(a). वह व्यक्ति जिसे उपहत कारित की गई वो जब चाहे तो आपका मामला खत्म हो सकता है। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने, नहीं, दूसरा एक और है, उतावलेपन और उपेक्षा से कार्य करना जिससे संकट उत्पन्न हो जाए, 125(b). इसमें भी वह व्यक्ति जिसको उपहत कारित हुई है। किसी व्यक्ति का सदोष परिरोध करने की प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जैसे आप सदोष परिरोध कर रहे हैं, वो व्यक्ति उसका विरोध करता है तो आप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं।
धारा 135 है, तो जिस व्यक्ति पर ऐसा हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया गया वो अपने एप्लीकेशन से कोर्ट से परमिशन लेकर के आपका मुकदमा समझौता करके खत्म करा सकता है। लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की संपत्ति की चोरी, आपका कोई क्लर्क है या कोई नौकर है, उसके द्वारा अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी कर ली जाती जो स्वामी के कब्जे में है, धारा 306, तो चुराई हुई संपत्ति का स्वामी जब चाहे तो आपको माफ कर सकता है और आपका मुकदमा खत्म करा सकता है। आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 316(2), उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया है वो जब चाहे तो आपका मुकदमा खत्म करा सकता है। लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग, 316(4), उस संपत्ति का स्वामी जिसके संबंध में न्यास भंग किया गया था वो जब चाहे तो न्यायालय की परमिशन से आपका मुकदमा खत्म करा सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ छल करना जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी या तो विधि द्वारा या वैध संविदा द्वारा आबद्ध था, धारा 318(3), चीटिंग ए पर्सन हुज इंटरेस्ट द ऑफेंडर वाज बाउंड, आप बाउंड थे उस व्यक्ति के हित संरक्षित रखने के लिए, फिर भी आपने चीटिंग की, तो वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया न्यायालय की परमिशन से आपका मुकदमा समझौता करके खत्म करा सकता है। छल करना या संपत्ति परिदत्त करने या मूल्यवान प्रतिभूति की रचना करने या उसे परिवर्तित या नष्ट करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, धारा 318(4) है, तो वह व्यक्ति जिसके साथ छल किया गया बाय द परमिशन ऑफ कोर्ट आपका मामला खत्म करा सकता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल अथवा किसी मंत्री के विरुद्ध उसके लोक कृत्यों के संबंध में मानहानि जब लोक अभियोजक द्वारा किए गए परिवाद पर संस्थित की जाए। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोई कंप्लेंट केस दाखिल किया है किसी ऐसे व्यक्ति की मानहानि के लिए जो या तो मिनिस्टर है या राज्यपाल है या राष्ट्रपति है, तो धारा 356(2) बनती है। इसमें वह व्यक्ति जिसकी मानहानि की गई है वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपके मुकदमे को समाप्त कर सकता है। कुछ और पॉइंट भी है जो मैं आपको बहुत जरूरी है बता देना चाहता हूं और इसी का पार्ट है। 9 पॉइंट है, इनको बहुत जरूरी है, नोट कर लें। पहला, जब कोई अपराध इस धारा के अधीन समनीय है माने कंपाउंडेबल है, तब ऐसे अपराध के दुष्प्रेरणा का या ऐसे अपराध के करने की प्रयत्न का, अटेम्प्ट का, या जहां अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 के अधीन 190 के अधीन दायी हो, समन उसी प्रकार किया जा सकेगा जैसे इनका किया गया। दोस्तों, कुछ धाराओं में अटेम्प्ट का कोई अलग से प्रोविजन नहीं है, जैसे हत्या और हत्या का प्रयत्न दोनों अलग अलग धाराएं हैं, बीएनएस में भी हैं, आईपीसी में भी थी, लेकिन कुछ ऐसी धाराएं होती हैं जिनके प्रयत्न के लिए कुछ कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसके लिए ये बताया गया है। अगला है, जब वह व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध को समन करने के लिए सक्षम होगा, बालक है या विकृत चित्र है, तो ऐसी संविदा के लिए सक्षम हो तो न्यायालय की अनुज्ञा से ऐसे अपराध का समन कर सकेगा। माने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने मारा था या जिसके साथ जो विक्टिम है वो भी माइनर है, तो उसकी ओर से जो भी सक्षम व्यक्ति होगा वो इस अपराध का समन कर सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ऐसा व्यक्ति जो अपराध का समन करे अन्यथा सक्षम होता, यदि वह हो जाता तो उसके विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का समन कर सकेंगे, उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी कर सकते हैं। अगला है, जब अभियुक्त विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाता है या वो दोष सिद्ध कर दिया जाता है और अपील लंबित है, तब अपराध का समन यथास्थिति उस न्यायालय की इजाजत के बिना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। जैसे आपको सजा हो गई, सजा होने के बाद अगर कोई कंप्रोमाइज होना है या अपील लंबित है तो जब तक न्यायालय परमिट ना कर दे तब आपको कंप्रोमाइज करने का राइट नहीं होगा। अगला है, धारा 442 के अधीन पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों के प्रयोग का कार्य करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, सेशन न्यायालय किसी ऐसे अपराध को समन करने की अनुज्ञा दे सकेगा जिसका समन करने के लिए वह व्यक्ति इस धारा के अधीन सक्षम है। आपको हाई कोर्ट द्वारा डायरेक्शन भी दिया जा सकता है कि आप इसमें कंप्रोमाइज कर लीजिए। अगला यह है कि यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध के कारण किसी अपराध के लिए या वर्णित दंड या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय या ऐसे किसी अपराध का समन नहीं किया जाएगा। समझो, इसको बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्ध के कारण माने पहले से आपको कोई दोष सिद्ध हो चुकी है या अपराध के लिए किसी वर्णित दंड या भिन्न किस्म के दंड से दंडनीय है तो ऐसे अपराध का समन नहीं किया जाएगा। इस धारा के अधीन अपराध के समन का प्रभाव उस अभियुक्त की दोष मुक्ति होगा जिससे अपराध का समन किया गया है। अपराध का समन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। दोस्तों, ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है।
आपके ऐसे मुकदमे जिनमें आप समझौता करना चाहते हैं और समझौता हो सकता है, आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इससे इतर समझौता करने के लिए किसी नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।